सीलन और हल्की रोशनी वाले गलियारे में ठक 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 की आवाज़ गूंज रही थी। हाई हील्स, रेड साड़ी, ब्लैक ब्लाउज में डॉक्टर मीरा मलिक सते कदमों से जेल के अहाते से होकर अपने कैबिन में जा रही थी। यरवदा सेंट्रल जेल में डॉक्टर मीरा की पोस्टिंग कैदियों की काउंसलिंग के लिए हुई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए इस जेल में क्या प्लानिंग लिए बैठी है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कर भारत लौटी मीरा का अपना कहने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह ज़्यादातर समय जेल की चार दीवारी के बीच कैदियों को समझाने, उनकी मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग का ख्याल रखने में बिताती। बचे हुए समय में या तो वो महिला कैदियों के बच्चों को पढ़ाती या कैदियों की काउंसलिंग से मिले अनुभवों को दर्ज कर रिसर्च पेपर तैयार करती। क्रिमिनल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट के दौरान उसने देखा था कि भारत में कैदियों की मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी पर स्टडी ना के बराबर थी, इसलिए वह इस फील्ड में काम करना चाहती थी। वह बच्चों को पढ़ा रही थी कि जेलर ने उसे अर्जेंट बुलवा भेजा। पता चला है कि एक कैदी राजीव शाह तीसरी बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। आज उसने अपना सर सलाखों पर दे मारा था। फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जेलर ने डॉक्टर मीरा से रिक्वेस्ट की कि वो अपने वीकली शेड्यूल में इस कैदी को प्रायोरिटी पर शामिल करे। इसे काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत थी। मीरा उसकी केस फाइल लेकर कैबिन में लौट आई। अगले दिन पट्टियां बंधे राजीव उसके सामने खड़ा था। मीरा को अब तक पता चल चुका था कि उम्र कैद काट रहा राजीव अपनी पत्नी के मर्डर के बाद यहाँ पहुँचा है। उसने पहले भी मर्डर और सुसाइड टेंडेंसी वाले पेशेंट की काउंसलिंग की थी, इसलिए उसे ये केस मुश्किल नहीं लगा। लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी जब राजीव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला तो मीरा समझ गई कि ये केस इतना भी आसान नहीं है। उसकी वाइफ की सस्पेंसफुल डेथ और रोहन के मौकाए वारदात पर कत्ल के हथियार के साथ पाए जाने के बाद कोर्ट ने उसे मर्डर का दोषी माना था। गिरफ्तारी के बाद से केस की सुनवाई पूरी होने तक उसने ना अपनी सफाई में कुछ कहा था और ना ही अपनी गलती मानी थी। रीना ने जेलर से स्पेशल परमिशन ली कि वह दिन के वक्त जब चाहे रोहन से मिल सकती है। उसने रोहन की बैराक भी कॉरिडोर के सामने करवा दी थी। अब वह रोहन की एक्टिविटीज़ को अपने कैबिन की खिड़की से देख सकती थी। वह उसकी हर एक मूवमेंट, हर एक्टिविटी को अपनी डायरी में नोट करने लगी। शाम 7 बजे का सायरन बजते ही रोहन बेचैन हो जाता। वह अपनी बैरक में टहला करता था या गिल पकड़कर लगातार बाहर कुछ देखने की कोशिश करता। बाकी पूरे समय वह या तो लेटा रहता या सर झुकाए नजरें नीचे किए फर्श की ओर देखता रहता। हफ्ते भर बाद रोहन के सर की पट्टी खुली तो रीना ने अपने पेशेंट नहीं, एक इंसान की हैसियत से देखा। लंबा कद, गोरा रंग, मजबूत जिस्म और किसी को ढूंढती मगर कहीं खोई हुई आंखें। अगर वह जेल में ना होता तो रोहन की पर्सनैलिटी ऐसी जरूर थी कि राह चलती लड़कियां उसे एक बार पलटकर जरूर देखती या कम से कम उसके बारे में एक बार सोचती जरूर। रीना ने तय किया कि वह शाम के वक्त ही रोहन से बात करने की कोशिश करेगी। उसकी हफ्ते भर की मेहनत रंग लाई। जेलर खुश थे कि रोहन ने कम से कम रीना की ओर देखना शुरू तो किया था। हालांकि अब भी रीना को लगता कि वह किसी पत्थर से बात कर रही है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
अगले हफ्ते रोहन पूरे सेशन के दौरान रोता रहा था। वह खुश थी कि आखिरकार उसके सबसे टफ सब्जेक्ट ने उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड करना शुरू किया था। लीना की कोशिश थी कि वह रोहन से उसकी ज़िंदगी के बारे में तफसील से जाने, लेकिन रोहन अतीत के जख्म पर हाथ रखते ही बेचैन हो जाता। रीमा ने जेलर से परमिशन ली कि वह रोहन को 2-3 घंटे के लिए बैरक से बाहर रखना चाहती है। जेलर ने परमिशन भी दे दी। मीरा ने राजीव की केस फाइल पढ़कर इस सेशन के लिए अपने कैबिन का ठीक वैसा सेटअप किया था जैसा उस कमरे का था जिसमें राजीव की वाइफ की डेड बॉडी मिली थी। इस कमरे में कदम रखते ही राजीव ठिठक गया, लेकिन मीरा उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले गई। आज पहली बार राजीव ने मीरा से कहा, वो बहुत अच्छी थी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मीरा के लिए यह बड़ी सफलता थी। अब उसने राजीव के सेशन बढ़ा दिए थे और उसमें वह अलग अलग टेक्निक आजमाती। इसका असर भी दिखने लगा। राजीव मीरा के सेशन में खुलने लगा था। मीरा उसके गिल्ट और रिमोर्स की तह तक जाना चाहती थी और पूरी बात जानना चाहती थी। फिलहाल यही उसका एकमात्र मकसद नजर आ रहा था। अब उसके सेशन भी लंबे होने लगे थे। मीरा देख सकती थी कि राजीव को कुरेदने से वह अंदर तक लहूलुहान हो जाता है। राजीव उसकी गोद में सिर रखकर घंटों रोता रहता। मीरा को उसे बच्चों की तरह चुप कराना पड़ता। रोज के कई सेशन और मीरा का असेसमेंट कहता था कि राजीव उस क्राइम के गिल्ट में जी रहा था जो शायद उसने किया ही नहीं था। लेकिन ना जाने क्यों मीरा अपने इस नतीजे को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह सोचती थी कि राजीव अपने अंदर कुछ रोक रहा है। शायद यह डॉक्टर और उसके मरीज के बीच की झिझक थी। मीरा का मानना था कि इस रुके हुए बाहर आने से ही राजीव के गिल्ट और उसकी वाइफ के मर्डर की गुत्थी सुलझेगी। वह जितना ज़्यादा ये मानकर चल रही थी कि राजीव ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है, उतनी ही ज़्यादा उसे राजीव से सहानुभूति होती जा रही थी। राजीव को खंगालने की हद तक रोज उसके टॉर्चर पर ख़त्म होती थी। इस सेशन के अगले कई घंटों तक राजीव बिना खाए पिए फर्श पर ऐसा निस्तेज पड़ा रहता जैसे किसी ने उसे करंट के झटके दिए हों। जेलर ने एक दो बार मीरा से पूछा भी कि राजीव की हालत बेहतर हो रही है या बदतर, लेकिन मीरा के भरोसा दिलाने के बाद जेलर भी चुप हो गए थे। राजीव के हाथों हुए जंगे अपराध उसके सीने में बसे बेइंतहा दर्द और गिल्ट की कई परतों के नीचे मीरा को एक आम इंसान की रोशनी नजर आ रही थी। वह ना चाहते हुए भी उस रोशनी की खोज में गहरी उतरती चली गई। जेल की तंग दीवारों के बीच मीरा अपने अंतस को सेल नंबर 112 में पाती थी। उसका पेशेंट राजीव उसके ख्यालों पे काबिज हो चुका था। मीरा को उसके कॉलेज के दिन याद आ गए जब हाइब्रिस्टोफिलिया के टॉपिक पर पूरी क्लास में उसकी हंसी छूट गई थी। किसी अपराधी के जुर्म और उसकी सोच को जानते हुए भी उससे रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो जाने को क्रिमिनल साइकोलॉजी में यही नाम दिया गया था। पूरे वक्त प्रोफेशनल किरदार में रहने के बावजूद मीरा राजीव के सेशन के बाद खुद को दिल के हाथों मजबूर होने लगी थी। इस जादू की गिरफ्त से बचने के लिए मीरा ने कुछ दिन का ब्रेक लेकर जेल से बाहर जाना बेहतर समझा। वैसे बाहर की दुनिया उसे जेल से ज़्यादा पेचीदा लगी। ऐसी ही एक शाम वह बार में बैठी अकेली बियर पी रही थी कि 3 शौदों ने उसे अकेली जान के छेड़ने की कोशिश की। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब वह उसकी टेबल तक आ गए और उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा तो मीरा ने अपनी टेबल पर रखी बियर की 2 बोतलों दोनों हाथों में ली और घुमाकर उसके सर पर दे मारी।
पूरी बार में भगदड़ मच गई। वह लड़का मीरा के टेबल पर पड़ा अपने खून से सन चुका था। बार मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। अगला सूरज उगने और मीरा का नशा उतरने तक यह घटना घट चुकी थी, जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वह लड़का कोमा में था और मीरा उसी जेल में कैदी बनकर गई जहां वह डॉक्टर थी। उसे राजीव के बगल वाला सेल नंबर 112 मिला था। राजीव ने उससे बात करने की कोशिश की तो मीरा ने मुंह फेर लिया था। लेकिन जब उसने मीरा से कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे याद आ गया कि उस रात क्या हुआ था, तो मीरा से रहा नहीं गया। राजीव ने बताया कि उसे और उसकी वाइफ सिंधु को उस रात एक फ्रेंड के घर पार्टी में जाना था। राजीव का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो वह शाम से ही शराब पी रहा था। वाइफ सिंधु कई दिनों से उससे घर का फ्यूज़ बदलने के लिए कह रही थी, जिसे वह टालता आ रहा था। उस शाम सिंधु ने हेयर स्ट्रेटनर को जैसे ही प्लग इन किया, घर के एक हिस्से की लाइट चली गई और वह जोर से चीख पड़ी। पहले उसे लगा कि सिंधु गुस्से में चीखी है, लेकिन जब उसकी चीख नहीं रुकी तो वह भागकर अंदर गया। सिंधु करंट लगने से छटपटा रही थी। उसने हेयर स्ट्रेटनर का स्विच ऑफ कर सिंधु को धक्का दिया तो उसका सर अलमारी से जा लगा और वह उसके बाद नहीं उठी। सिंधु की चीख सुनकर नौकर भी आ गए थे। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने पुलिस को सिंधु इस दुनिया से जा चुकी थी। उस पर पत्नी को करंट देकर मारने का इल्ज़ाम लगा। सिंधु के जाने के बाद वह कई दिन तक बेसुध रहा और खुद को गुनाहगार मानता रहा। इसलिए उसने चुपचाप वही मान लिया जो पुलिस कह रही थी। मीरा अपने सेल से चीख पड़ी कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही मेरी बहन सिंधु को मारा है, क्योंकि तुम उससे नहीं किसी और से प्यार करते थे। मेरी बहन सिंधु सुनकर राजीव चौंका। उसने कहा, सिंधु ने तो मुझसे कहा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मीरा के सेल से आवाज़ आई, वो इसलिए क्योंकि मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम जैसे घटिया इंसान से शादी का फैसला करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए मर गए थे। लेकिन खून का रिश्ता नहीं मरता, इसलिए मैं अपनी बहन के मर्डर की कहानी तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए यहाँ आई थी। राजीव ने मायूस आवाज़ में कहा, तो फिर तुमको भी मुझसे नाउम्मीद होना पड़ेगा, जैसे सिंधु को होना पड़ा था। मेरी डायरी पढ़ने के बावजूद उसने मुझसे शादी की। मैं हार्ट ब्रेक और सिंधु से शादी के गिल्ट से नहीं निकल सका और शराब पीने लगा। उसी ने मेरी एक्स को ढूंढा था और उससे दोस्ती की थी ताकि मुझे नॉर्मल कर सके। उस हादसे वाली शाम हम मेरी एक्स के घर पर ही डिनर के लिए जाने वाले थे। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, पर वो ये सब मेरे लिए ही कर रही थी। मैं उसे क्यों मारता मीरा? इसके बाद दोनों बैरक में खामोशी छा गई और कुछ देर बाद मीरा के सुबकने की आवाज़ आने लगी। राजीव उसकी बहन का हत्यारा नहीं सही, लेकिन उस हादसे की एक वजह तो था ही। लेकिन उसने पिछले कुछ दिनों से जो भी राजीव के लिए महसूस किया था, जिससे वह हर हाल में बचना चाह रही थी, वही फीलिंग उसे फिर से घेरने लगी थी। मीरा इसी दौराहे पे थी कि वह अपनी बहन की मौत की वजह बने इस इंसान से दूर रहे, यहाँ अपने दिल की सुने। पूरी रात सोचने के बाद उसने पाया कि सच, प्यार और इंसाफ शायद ऐसी चीज़ है जिन्हें हमेशा ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखा जा सकता। कई बार ये ब्लैक एंड वाइट के बीच ग्रे शेड में भी मिलते हैं। अगली सुबह जब मीरा का वकील उसके बेल पेपर लेके आया तो मीरा ने जो फैसला लिया उसे तर्क और समझदारी से परे कहा जा सकता है। उसने कहा, मुझसे ज़्यादा राजीव को बेल की ज़रूरत है। वह उस जुर्म में सज़ा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। आप इस केस को रीओपन करने की तैयारी करें। मैं सलाखों के इस तरफ रहूं या उस तरफ,
मुझे कैदियों की काउंसलिंग ही करनी है। क्यों जेलर साहब? उसके सेल के बाहर खड़े जेलर साहब मुस्कुरा दिए और कहा, क्यों नहीं? शाम को तुमको बच्चों को भी पढ़ाना है। बहुत दिन हो गए हैं उन्हें किताब खोले हुए। किताब शब्द सुनकर मीरा को अपनी किताब में लिखी पहली लाइन याद आ रही थी। हीलिंग और फॉरगिवनेस का सफ़र एक साथ तय होता है।